हाय, वेलकम टू पीआईबी इनसाइट्स। आज इन 5 आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, वो आपके स्क्रीन पे है। सो डिटेल में डिस्कस करना है मैं अबाउट कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए। एंड ये जिस एक्ट के बेसिस पे फॉर्म हुआ है उसको भी हम देखेंगे कि उसके क्या प्रोविजंस हैं। एंड जिस वजह से ये न्यूज़ में था वो है कि एक गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बननी है सो दैट जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो बहुत फॉल्स क्लेम्स ऐसे आपको दिखाते हैं कि उनके यहाँ से 100% सिलेक्शन होता है या इससे रिलेटेड और भी बाकी की चीज़ें, सो इसको कर्व करने के लिए ये गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं। सो उसके ऊपर हम देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें देखना होगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है लेकिन शायद नाबार्ड में क्वेश्चन था इस पर एक। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि सीसीपीए है क्या, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है एंड इसके पास क्या इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके पास क्या राइट्स हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ब्रीफली वहाँ पे देखनी है। जो बाकी के आर्टिकल्स हैं उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ टिमोर लेस्टे। अब ये कंट्री ऐसी है कि इसके बारे में आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो अभी जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं नेक्स्ट वन मंथ या फिर 2 मंथ्स में, जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं बेसिकली, सो उसमें आप जीए में कुछ ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत यूनिक सी आर्टिकल है एंड कंट्री का नेम ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता नहीं है। ठीक है, सो ये आपको देखना पड़ेगा ये कंट्री है कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में है, इसकी लोकेशन क्या है, हो सकता है इसके अराउंड जो सी है या फिर कुछ भी ऐसा, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसको रिसेंटली आसियान में भी इंक्लूड किया गया था तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन सिस्टम्स को उन्हें प्रमोट करना है, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए हैं। WHO ने अपने गाइडलाइंस में ये मतलब अनाउंस किया है कि बहुत जल्दी ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम्स को भी उससे रिलेटेड गाइडलाइंस को वो अपने मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाएंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी आपको देखना है। उसके बाद नेशनल कला उत्सव और फिर सागर परिक्रमा फेज़ 12 ये स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने पिछले 4-5 मंथ्स का न्यूज़ अगर फॉलो किया है तो आपने सागर परिक्रमा के बारे में बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में। ठीक है, तो ये एक रूटीन आर्टिकल है जो न्यूज़ में रहेगी आगे भी जब तक कि ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। सो अभी हम डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारी आर्टिकल है अबाउट प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन कोचिंग सेक्टर। तो हुआ ये कि एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का काम ये होना था कि जितने फेक क्लेम्स होते हैं, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ख़ास करके अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के डोमेन में देखो तो वहाँ पे आपको दिखेगा, आपने अगर दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया है तो करोल बाग का जो मेट्रो स्टेशन है वो एक पार्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर करती है। उसके अलावा बहुत सारे और भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो इस रेस में लगे हुए हैं कि कौन कितना क्लेम कर पाता है सिलेक्शन का। ठीक है, तो आपने होर्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े ऐसे होर्डिंग्स देखे होंगे जिसमें कि ये क्लेम किया जाता है कि उनके यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोग तो 100% भी लिख देते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो क्योंकि इससे कंज्यूमर मिसलीड होता है, और जो यहाँ पे कंज्यूमर है, यहाँ पे कंज्यूमर का मतलब हो जाता है वो एस्पिरेंट्स जिनको ये एग्ज़ाम्स देने हैं, जिसमें वो अपीयर होने वाले हैं। तो अगर वो बार बार एक ही टाइप के होर्डिंग्स को देख रहे हैं जिसमें कि कोई पार्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट उनका नाम बार बार आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि एक कंडीशनिंग हो जाती है कंज्यूमर्स की। उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर मैं हर जगह इसकी ऐड देख रहा हूँ तो मतलब इनके जो क्लेम्स हैं वो ऑथेंटिक होंगे, जेन्युइन होंगे, तो इसके बाद हो सकता है कि वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स ले ले। ठीक है, तो अ लाई रिपीटेड सेवरल टाइम्स बिकम्स ट्रूथ, ये चीज़ आपने सुनी होगी बहुत बार। सो ये चीज़ें ना हो मार्केट में, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिनका काम ये होना था कि वो एक डिटेल्ड गाइडलाइन इशू करेंगे एंड उसको फॉलो करना पड़ेगा हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को, वो किसी भी डोमेन में हो, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज बल्कि आप अगर देखो तो रेगुलेटरी बॉडीज़ के सेगमेंट में भी एक पार्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में आई एम श्योर कि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, कि वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके यहाँ से 170+ सिलेक्शंस हैं। अब ये चीज़ें सेंस नहीं बनाती। ठीक है, कि अगर किसी ने फेज़ 1 का मॉक लिया है, सपोज़ कि अगर प्रैक्टिस मॉक से
किसी ने फेज़ 1 का मॉक लिया एंड उसने फेज़ 2 या फिर इंटरव्यू गाइडेंस, क्योंकि हम ऐसे प्रोवाइड भी नहीं करते हैं इंटरव्यू गाइडेंस, बट अगर फेज़ 1 फेज़ 2 की बात है तो सिर्फ अगर फेज़ 1 का मॉक लिया हो एंड उसका इन दी एंड सिलेक्शन हो जाए अगर, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी सिलेक्शन सिर्फ हमारे वजह से हुई है, ठीक है, ये बोलना बहुत ही गलत होगा। तो जब तक कोई भी स्टूडेंट फेज़ 1 फेज़ 2 और इंटरव्यू तीनों की गाइडेंस किसी पार्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से ना ले, तब तक वो इंस्टीट्यूट उसके सिलेक्शन में 100% क्रेडिट नहीं ले सकती। और आजकल की रियलिटी ये है कि हर एक एस्पिरेंट वो सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के सोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। हो सकता है बाद में जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाए, जब उसको समझ में आ जाए कि मुझे जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं अलग अलग जगह से, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन कहाँ से हो रहा है, ठीक है, बाद में वो हो सकता है कि किसी एक पार्टिकुलर सोर्स पे स्टेबल होके रह जाए, लेकिन वो शुरू में बहुत सारे ऐसे कोचिंग साइट्स को रेफ़र करता है। रेफ़र करने का मतलब ये है कि आपने वहाँ पे साइन अप करके, रजिस्ट्रेशन करके, और उसके बाद उसके मटेरियल्स को देखा होगा थोड़ा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी जो हमारा फेज़ 2 का कोर्स है, तो उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर फ्री में दिए जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप एक बार देखो पहले कि कंटेंट किस वे में दिया गया है, किस वे में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको वो पढ़ के अच्छे से समझ में आ रहा है तभी आप बाई करो। जब तक हमने आपको कोई डेमो ना दिया हो तब तक हम आपको सेल नहीं कर सकते कोई चीज़, राइट। तो इस चीज़ के लिए फर्स्ट चैप्टर फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद फर्स्ट मॉक फ्री में होता है अवेलेबल, कि आप वहाँ पे आके देखो क्वेश्चन के लेवल्स आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो ही फिर बाद में परचेज करो उसे। नाउ, तो ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का पूरा फोकस इसी पे है कि कैसे एक बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई जाए एंड उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर ऐसा दिखता है कहीं पे कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कोई लॉ या फिर कोई सेट ऑफ रूल्स अगर वो वायलेट करे, तो उसे फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में आया था उसके अकॉर्डिंग फिर उसे पनिश भी किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं पहले कि इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये कमेटी अभी न्यूज़ में है और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है, ठीक है, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं। तो इसके जो चेयरमैन है उनका नाम लिखा है रोहित कुमार सिंह। अच्छा, इसके जो चेयरमैन हैं उनके पास और भी कुछ रोल्स हैं, जैसे वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये एक डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उसके सेक्रेटरी अभी हैं रोहित कुमार सिंह एंड उन्हीं को इस कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ इनके पास एक और रोल है, वो है चीफ कमिश्नर ऑफ सीसीपीए, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब जो भी सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के, वो एक्स ऑफिसियो चीफ कमिश्नर होते हैं सीसीपीए के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाद में हम सीसीपीए पे आएंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका कंपोजिशन क्या होता है। अभी के लिए आप याद रखो कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का सेक्रेटरी होगा वो एक्स ऑफिसियो चीफ कमिश्नर होगा सीसीपीए का, राइट। तो एक ये फैक्ट हो गया यहाँ पे कि सबसे पहले आपको याद रखना है इस कमेटी का चेयरमैन कौन है आई मीन। ओके, इसके बाद जो गाइडलाइंस ये इशू करेंगे वो एप्लीकेबल होगा टू बोथ फॉर्म्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आइदर ऑनलाइन और फिजिकल। तो जितने एडटेक इंडस्ट्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंक्लूडिंग अस, तो हम सारे इसके एम्बिट में आते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज़ मोस्टली आप देखोगे कि इसमें एडटेक में आपको ऑनलाइन कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, फिजिकल सेंटर्स बहुत कम के हैं, ना के बराबर, ठीक है। तो चाहे फिजिकल सेंटर हो चाहे ऑनलाइन मोड हो पढ़ाई का, तो ये दोनों इसमें कवर हो रहे हैं। उसके बाद एक फैक्ट ये हो सकता है जो कि ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन आ चुका है, वो ये कि इस कमेटी के जो गाइडलाइंस होंगे वो किस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होंगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, अच्छा, इसमें इन्होंने ये बोला कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर किसी कैंडिडेट की फ़ोटो शो कर रही हो दिखाने के लिए कि इनका सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है, तो फिर उनको कुछ फर्दर डिटेल्स फर्निश करने होंगे। अब वो डिटेल्स क्या क्या हैं, तो एक तो सबसे पहला उसकी रैंक क्या है,
जो भी कैंडिडेट किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुआ हो उसकी रैंक बतानी होगी। रैंक के बाद उनको ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सा कोर्स लिया था, ठीक है, क्योंकि इसमें गाइडलाइंस इशू होने के पहले बहुत ही वेग तरीके से यूज़ करते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। वो ये तो बता देते थे कि सपोज़ कि उन्होंने फ़ोटो दिखा दिया, उन्होंने नीचे नाम दिखा दिया, बट वो ये नहीं बताते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा पार्ट है, ठीक है, किस पार्ट के लिए उन्होंने उस कोचिंग की हेल्प ली थी। तो अगर आप ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे तो मैसेज ये जाता है कि इनकी सिलेक्शन सिर्फ इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वजह से हुई है। मतलब कि बिगनिंग टू एंड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है एग्ज़ाम स्पेसिफिक, वो सारी रिक्वायरमेंट्स यहीं से पूरी हुई है, ऐसा मैसेज जाता है अगर आप ये सब इन्फॉर्मेशन फर्निश ना करो तो इसलिए मैंडेटरी किया गया है अब कि फ़ोटो के साथ साथ उसकी रैंक, उसके बाद उसने एग्जैक्टली कौन सा कोर्स लिया है। तो अगर हमारे यहाँ से क्योंकि आप देखोगे अगर किसी से भी पूछो, आरबीआई हो, नाबार्ड हो, उसके लिए प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स ये बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। उसका रीज़न है क्वालिटी मेंटेन होती है यहाँ पे। बट सिर्फ फेज़ 1 के मॉक्स के बेसिस पे अगर हम ये दिखा दें कि उसका सिलेक्शन हो गया है फाइनली एंड उसमें हमारा रोल ज़्यादा है बाकियों से, तो वो चीज़ फिर इनजस्टिस होगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि कोर्स के बारे में भी बताना पड़ेगा आपको कि एग्जैक्टली कौन सा कोर्स आपने उसको कैंडिडेट को ऑफर किया था, ये वहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी, कितने टाइम के लिए वो कोर्स ऑपरेशनल था, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसको क्रैक करने के लिए आप ऐसे सोच के देखो कि 6 to 7 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, 6 to 7 मंथ्स काम करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोर्स हो जो कि सिर्फ 1 मंथ लॉन्ग हो, जैसे आपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में सुना होगा या उनके बारे में देखा होगा कि वो लास्ट के कुछ वीक्स में क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। अब ये क्रैश कोर्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मतलब इतना आप ऐसे खुद से सोच के देखो कि किसी कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है कि उसमें 1 ईयर लग जाए। अगर कोई ऐसा क्रैश कोर्स जो कि सिर्फ रिवीजन के पर्पस के लिए बना है एंड जिसको ईजिली 3 to 4 वीक्स में ख़त्म किया जा सकता हो, ठीक है, तो 3 to 4 वीक्स के कोर्स को पढ़ लेने के बाद फाइनली अगर स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो वो इसलिए कि उसने साल भर पहले से पढ़ाई की है, इस क्रैश कोर्स ने बस उसको हेल्प की है रिवाइज करने में। तो ये क्रैश कोर्स का प्रोवाइडर अगर ये क्लेम करता है कि मेरे क्रैश कोर्स की वजह से इसका सिलेक्शन हुआ है, तो अगेन वो चीज़ वहाँ पे गलत है। तो ड्यूरेशन भी बतानी है। उसके बाद वो कोर्स पेड है या फिर फ्री। अब ये फ्री या फिर पेड का यहाँ पे सीन क्यों आता है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि जो इंटरव्यू की गाइडेंस होती हैं, और ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे ही कर रही है आजकल, वो चाहे रेगुलेटरी बॉडीज़ का हो चाहे यूपीएससी का हो। यूपीएससी में कुछ कुछ पेड भी है बट रेगुलेटरी में मोस्टली फ्री ही है। ये क्या करते हैं कि जिनका फेज़ 2 क्लियर हो गया उनको ये अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ से फ्री इंटरव्यू गाइडेंस ले सकते हो। और इनको भी पता है कि अगर 100 स्टूडेंट्स भी ऐसे आ गए तो इसमें किसी न किसी का सिलेक्शन तो होगा ही होगा। तो ये सबको फ्री में प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस, उनकी डिटेल्स लेते हैं, रोल नंबर हो, नेम हो, ये सब कुछ, फ़ोन नंबर वगैरह। जब रिजल्ट आ जाता है फाइनल रिजल्ट, तो इसमें से बहुतों का जिनको फ्री में गाइडेंस मिली है, इंटरव्यू गाइडेंस, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि ये गाइडेंस यूज़फुल नहीं होती, बल्कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं। लेकिन सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस जो कि फ्री में प्रोवाइड की गई है, अगर यहीं वो इसको अगर पेड फॉर्मेट में रखते तो हो सकता था कि मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने गाइडेंस ली है किसी खास इंस्टीट्यूट से, वो वहाँ पे आते भी नहीं। तो इनका फ्री में देने का पर्पस ही पूरा यही होता है कि जितने लोग मेंस के बाद शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो सारे वहाँ पे आ जाएं। एंड हर कैंडिडेट, क्योंकि मजबूरी है कि इनको बहुत सारे कोचिंग को रेफ़र करना पड़ता है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ जहाँ फ्री गाइडेंस मिल रही है इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे इनको जाना पड़ता है, ठीक है। वो यहाँ पे जाते हैं, अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं, इंटरव्यू उनका रिकॉर्ड होता है एंड सिलेक्शन के बाद वही चीज़ें फिर पब्लिक में शेयर कर दी जाती हैं। तो अगेन वहाँ से मैसेज जा सकता है कंज्यूमर्स को, या फिर जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं जिनको नेक्स्ट ईयर उस एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो वो इंटरव्यू देख के या उसके बारे में सुन के ऐसा लग सकता है उनको कि शायद इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारे डिटेल्स बताने हैं, क्योंकि हर डिटेल की हर कंडीशन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। सो ये सारे डिटेल्स फर्निश कर रहे होंगे। अब इसके बाद जो इसमें अपडेट आएगा वो हम जब भी अपडेट आता है उसको हम कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, क्योंकि यही मेजर पॉइंट्स हैं इसके।
अब इस टॉपिक में नेक्स्ट जो हमें कवर करना है वो करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो 2019 का जो एक्ट है वो इस फॉर्म में भले ही 2019 में आया हो, लेकिन ये एक्ट है बहुत पुरानी। फर्स्ट टाइम इसको पास किया गया था पार्लियामेंट में 1986 में। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे रिविजन्स हुए हैं इसके प्रोविजंस में। बट जो 2019 का एक्ट था उसके प्रोविजंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे इसके ओरिजिनल फॉर्म से। तो इसलिए बहुत सारे एक्ट में जब भी रिवीजन होती है, जब भी अमेंडमेंट होती है, तो उसका ईयर वही लिखा जाता है सेम जो कि पहले आया था, बीच में ब्रैकेट में अमेंडमेंट लिखा जाता है। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 लिखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अपने प्रीवियस फॉर्म से। तो अगर अभी कोई क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाए कि रिसेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं CCPA की, तो वो किस प्रोविज़न के बेसिस पे है, किस एक्ट के बेसिस पे है, अगर वहाँ पे दोनों नाम लिखे होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड दूसरा ऑप्शन हो सकता है 2019, तो आपको वहाँ पे 2019 पिक करना होगा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसके प्रोविजंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं हाईलाइट भी कर दूंगा कि कौन सा पार्ट, वो आपको याद रखना ही है हर हाल में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई लॉ इनेक्ट किया गया था दैट वाज इन 1986। इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विथ इफेक्टिव एंड स्पीडी रिड्रेसल ऑफ देयर कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज। अब ये बात तब की है जब इंडिया में टेक रेवोल्यूशन हुआ नहीं था और सर्विसेज बहुत ज़्यादा डिजिटल मोड में प्रोवाइड नहीं होती थी। तो इसीलिए बार बार रिविजन्स हुए, क्योंकि जैसे जैसे कंप्यूटर या फिर आप ऐसे बोल लो कि डिजिटल वर्ल्ड जैसे जैसे मेन स्ट्रीम होता गया इंडियन सोसाइटी में और ऑफरिंग्स बढ़ने लग गई डिजिटल मोड के थ्रू, वो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। अब जैसे अमेजोन है, वहाँ पे आप अगर कोई सामान ऑर्डर कर रहे हो तो इन दी एंड जो फाइनल उसका प्रोडक्ट है वो एक्चुअली एक हो सकता है गुड हो कि आपने कुछ मंगाया वहाँ से, बट उसकी जो डिलीवरी है और जो पूरा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को आप बोल सकते हो कि वो सर्विस प्रोवाइडर्स हमें देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है एंड धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड मेन स्ट्रीम होता गया है वैसे वैसे इसमें रिवीजन होती गई है इस एक्ट में। तो 86 वाले वर्जन में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, धीरे धीरे उसको रिफाइन किया गया एंड जो फाइनल फॉर्म है दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे देखनी है कि डेफिनेशन क्या है। तो अभी के एक्ट के हिसाब से जो इसकी डेफिनेशन है कि अ कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल्स अ सर्विस, यानी ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, इट एक्सक्लूड्स पर्सन्स हु बाई अ गुड और सर्विस फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो यानी सपोज कि कोई अगर इंटरमीडिएट गुड परचेज कर रहा है तो उसको हम यहाँ पे कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपसे इसका एक्सक्लूजन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में और खास करके RBI में। ओके, उसके बाद है इट कवर्स ट्रांजैक्शंस थ्रू ऑल मोड्स दैट इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, यानी ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड को कवर करता है। ओके, इसके बाद है कि जो एक्ट है अभी का 2019 वाला, उसमें 6 टाइप्स के कंज्यूमर राइट्स डिफाइन किए गए हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरह आप ये सोच सकते हो ऐसा कि इस एक्ट में कुछ कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात की गई है। तो ये 6 यहाँ पे राइट्स हैं। अगर आपको सारे राइट्स याद नहीं भी हैं तो भी काम चल जाना चाहिए, वैसे आप देख लेना, क्योंकि ये याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ रीड करके, तो पहला है राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी की क्या मीनिंग है? मतलब ये कि कोई सामान जो किसी प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है वो हार्मफुल ना हो, और अगर हार्मफुल है तो उसके बारे में प्रोवाइडर को बताना पड़ेगा, सेलर को बताना पड़ेगा कि अगर आप ये सामान कंज्यूम करते हो तो आपके हेल्थ को थोड़ा थ्रेट हो सकता है। जैसे सिगरेट्स के बॉक्स पे वो जो आप वहाँ पे फ़ोटो देखते हो, तो वो इसीलिए है ताकि वार्न किया जाए यूजर्स को, कंज्यूमर्स को, कि अगर आप ये कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती हैं बाद में। बट अगर कोई ऐसा सामान जो कि हार्मफुल है और उसके बारे में उसके सेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने बताया ना हो पैकेट पे, तो फिर उस पर एक्शन लिया जा सकता है अंडर दी CPA 2019। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट राइट है यहाँ पे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या हो गया कि किसी भी
प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में उनको सेलर्स को बताना पड़ेगा। तो जैसे आप मेडिसिन लेते हो, तो मेडिसिन लेते समय फार्मेसी में जब आप वहाँ पे खड़े हैं ले रहे हैं मेडिसिन, तो आप देखते हो कि इसकी एक्सपायरी कब है। एक्सपायरी डेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ मेडिसिन बल्कि बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे और भी चीज़ों में, खास करके FMCGs जैसे मिल्क के पैकेट्स हो गए या फिर कोई भी सामान है, बिस्किट्स है, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि इसका बेस्ट बिफोर डेट क्या है, मतलब कि वो कौन सी डेट है जिसके पहले मुझे इसे हर हाल में कंज्यूम करना पड़ेगा। अब सपोज़ आप वहाँ पे सामान ले रहे हैं और बॉक्स पे आपने देखा कि इसका जो बेस्ट बिफोर डेट था या फिर यूज़ बिफोर डेट हो गया, वो एक्चुअली 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो मतलब कि अगर आप वही सामान अब जाके कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका नुकसान हो सकता है आपको। तो इसलिए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पिलर है अंडर द 6 राइट्स फ्रेमवर्क गिवन बाय द CPA 2019। फिर है राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ का मतलब ये हो गया कि कोई भी सेलर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप हमारा सामान लो ही लो, ठीक है। जैसे अगर किसी दुकान वाले ने, सपोज़ कि आप दुकान पे गए, आपको वहाँ पे आपने उनसे पूछा कि आपके पास कौन कौन सी बिस्किट्स हैं, ठीक है, उसने बिस्किट्स के बारे में बता दिया कि मेरे पास इस ब्रांड के बिस्किट्स हैं, तो उस केस में वो आपको फोर्स नहीं कर सकता कि अब मैंने आपको बता दिया है तो आपको लेना ही पड़ेगा, या फिर आप यही वाला लो, यही पार्टिकुलर बिस्किट लो, ये चीज़ वो फोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद राइट टू बी हर्ड, मतलब आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो सर्विस आप अवेल कर रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, अगर उससे रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस है या फिर आप ऐसे भी इन जनरल भी बात करना चाह रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है कि वो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आप अपनी बात उन तक रख पाओ। इसीलिए जितने कॉल सेंटर्स और ये सब चीज़ें आजकल इसीलिए बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रही हैं, क्योंकि हर कंपनी को जो किसी न किसी टाइप के गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उनको ये मैकेनिज़्म बिल्ड करना पड़ता है अपने यहाँ। तो ये जो पूरा कस्टमर केयर या फिर सपोर्ट सिस्टम जो है बना हुआ, वो इसीलिए है ताकि कंज्यूमर अपनी बात रख पाए। उसके बाद राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर आपको कोई इशू है और कंपनी के थ्रू अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और आप उनके सर्विसेज से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, या फिर आप ऐसे बोल लो कि जो सर्विसेज उन्होंने आपको रेंडर किया है तो उसमें उन्होंने आपको मिसलीड किया है किसी न किसी वे में, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आप रिड्रेसल के लिए या तो पहले उन्हीं से बात करो, अगर उनसे नहीं हो पाता है, आप उनके रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप कुछ अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं जिसके थ्रू आपके कंप्लेंट की रिड्रेसल होगी। फिर लास्ट में है एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की ज़्यादा समझ नहीं है, आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो आप अगर कस्टमर केयर को कॉल करके उससे बोलो कि मुझे इसके बारे में बताओ अच्छे से, तो उसे बताना पड़ेगा, ठीक है। कोई आपको बिना बताए कोई चीज़ सेल नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे कुछ राइट्स हैं दिए हुए। आप नंबर ऑफ राइट्स तो याद रखो ही हर हाल में, साथ ही साथ इसको भी रीड कर लेना। अब मैंने समझा दिया ये सब है क्या क्या, तो हो सकता है कि इसको याद रखना थोड़ा आसान हो। चांसेस बहुत कम है कि किसी एक के बारे में या फिर ऐसे आपको ये बोला जाए कि इनमें से कौन सा राइट्स जो ऑप्शंस हैं 5, उसमें से कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन्ड नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो एक स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं कि देयर आर 6 कंज्यूमर राइट्स, कुछ ऐसा करके। बट इससे डिटेल में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, फिर भी आप एक बार इसको रीड कर लेना। इसके बाद हम आते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA के बारे में। सो CPA 2019 जब आया है और ये 2020 से फंक्शनल हुआ है, मतलब ये एक्ट पास हो गया था पहले ही, बट इसको इन्फोर्स किया गया है 2020 में। और इसका रीज़न ये है बेसिकली कि एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई ऐसी बॉडी को इस्टेब्लिश किया जाए जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रोविजंस को मार्केट में इन्फोर्स कर पाए। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, ठीक है, उसके लिए जो लॉज होते हैं, बाय लॉज हैं, ये सब पहले डिफाइन करना, तो ये सब में टाइम लगता है। 2020 में CCPA को इस्टेब्लिश किया गया और ये अपने तरह की एक रेगुलेटरी बॉडी है। अगर हम बात करें कंज्यूमर अफेयर्स रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, उसके लिए CCPA रेगुलेटरी बॉडी है। और इसको पावर्स मिलते हैं कहाँ से, तो द CCPA ड्रॉज इट्स पावर्स फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अच्छा, CCPA वो आता है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मैंने बताया कि ये अगर पूरा नाम देखो आप, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कंपोजिशन को देख लेते हैं। तो चीफ कमिश्नर इसके हेड होते हैं, ठीक। चीफ कमिश्नर के अलावा इसमें 2 कमिश्नर्स और होते हैं, और ये जो 2 कमिश्नर्स हैं इसमें से एक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड्स की, मतलब गुड्स रिलेटेड जितने भी ग्रीवांसेज हैं। दूसरे के पास सर्विसेज रिलेटेड जितने भी ग्रीवांसेज हैं उसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इन सब के ऊपर होता है चीफ कमिश्नर, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 3 कमिश्नर्स हैं, और ये सिस्टम कुछ ऐसा ही है जैसे कि इलेक्शन कमीशन में होता है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी ऐसे। सीसीपीए के पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होता है जिसको लीड करते हैं डायरेक्टर जनरल, मतलब कि द हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ द सीसीपीए इज नोन बाय द नेम ऑफ डायरेक्टर जनरल। आपको ऐसे याद रखना है। अच्छा, इसमें 3 टियर सिस्टम होता है बेसिकली। जो 1986 का एक्ट था उसमें भी ये चीज़ थी, और अभी वाले में भी है कि सीसीपीए वर्क करेगा सेंट्रल लेवल पे, उसके नीचे स्टेट लेवल के होंगे, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखता है इसको, ठीक है, वो देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या फिर कलेक्टर्स। उनके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का राइट होता है, ठीक है। अब अगर पेनल्टी की बात करें तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनको या तो मॉनेटरी पनिशमेंट दी जा सकती है अप टू ₹10 लाख, या फिर 2 साल की जेल। तो इम्प्रिजनमेंट की बात करें अगर हम, तो ये होगा अप टू 2 ईयर्स, और अगर फिनेंशियल मॉनेटरी पनिशमेंट की बात करें तो वो होगा अप टू 10 लाख। अगर ये रिपीट होता है, ये ऑफेंस अगर सेम पर्सन या फिर सेम कंपनी ने रिपीट किया, सो पनिशमेंट उस केस में बढ़ाई जा सकती है, तो या तो 50 लाख या फिर 5 ईयर्स की जेल। सो ये यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो इसमें आपको देखने हैं कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। सबसे पहले द सीसीपीए हैज़ अ टोटल ऑफ 3 कमिश्नर्स, तो ये सही है। सेकेंड है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज एप्लीकेबल फॉर ग्रीवांसेज रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये भी सही है। मैंने बताया था कि गुड्स और सर्विस दोनों के लिए होता है। फिर है इन टोटल 7 राइट्स टू कंज्यूमर्स हैव बीन डिफाइंड इन द सीपीए 2019, तो ये वाला पार्ट गलत है क्योंकि यहां पे 7 नहीं है, 6 है। उसके बाद फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स देयर इज अ प्रोविजन फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स अंडर द सीपीए 2019, तो ये वाला पार्ट भी सही है क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसके लिए उसको 2 साल की जेल हो सकती है, और अगर ये रिपीट होता है तो ये बढ़ के हो सकता है अप टू 5 ईयर्स। सो यहाँ पे टोटल अगर आप काउंट करो तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर 4। बाद के क्वेश्चंस भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। पीडीएफ में लास्ट स्लाइड पे आप देखना कि उसमें लिंक्स दिए हुए हैं, आप लिंक्स ओपन करो, सारे क्वेश्चन उसके जो भी फैक्ट्स हैं क्वेश्चंस में वो वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। एक दो स्टेटमेंट हो सकता है कि कुछ बाहर से लिया गया हो, तो वो आप उसको चेक कर लेना, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।